25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है और उससे भी ज़्यादा कश्मीर की कॉज हारी है। वही बात हुई जिसका हमें खदशा था, जो डोनाल्ड ट्रंप से हमसे वादा किया था कि मैं आपके दरमियान मैं मीडिएशन करूंगा, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ कहा था, वो बात आज आपको नजर आई है। इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर का मैंडेट चुराया है, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान से दूरी के बीज बोना है, पाकिस्तान कुछ रुझानात को फरोग देना है। हमें कम से कम पाकिस्तान में बड़े मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को एक कुछ मिनिमम चीजें आपस में तय कर लेनी चाहिए और शफाफ इंतखाबात उनमें एक अहम चीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक कांटे का मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला किसी भी तरीके से इंतखाबात का मुकाबला नहीं बल्कि ये लफ्जी जंग का मुकाबला है और ये लफ्जी जंग बढ़ती चली जा रही है। आज अपोजिशन के लीडरान की तरफ से सीधा सीधा हुकूमत के ऊपर इल्जाम ये लगा दिया गया कि हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ या कश्मीर मुखालिफ है और कश्मीर के कॉज को शदीद किस्म का धचका पहुंच रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़दामात की वजह से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 सीनियर रहनुमा, एक साबिक आजाद जम्मू और कश्मीर के वजीर आजम फारूक हैदर साहब, दूसरा साबिक पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब और PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने आज अच्छा खासा अटैक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। इसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी आया, वजीर आजम साहब का नाम भी आया, इवन वजीर दाखिला शेख रशीद साहब के ऊपर भी बहुत सारे इल्जामात की बौछार हो गई। ना सिर्फ ये बल्कि कश्मीर कॉज को या कश्मीर को बेचने तक का इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब एक पेज पर आकर बात करने की बात करती हुई सुनाई दे रही है। फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मिनिमम एजेंडा स्पेशली जो नेशनल कॉज के लिए है वो सेट करना पड़ेगा जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को बैठना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं तो हर बार हर इंतखाबात के बाद यही सदाएं बुलंद होंगी कि धांधली हो गई या इलेक्शन चोरी हो गया। कब तक हम ये सदाएं सुनेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के पहले सेगमेंट के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगी कमल शौजब साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। नॉट जस्ट दैट, शी इज वेरी वोकल लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया कमल, आपने ज्वाइन किया हमें आज के शो में। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जाएंगे और आज बात करेंगे कुछ सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान के हालात को भी और हालात को खराबी की तरफ लेकर जाने की तरफ हवा दी जा रही है। पाकिस्तान में पिछले रोज अफगानिस्तान के 46 सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स अपनी जान बचाने के लिए रिफ्यूज सीक करने के लिए आए और आज उनको वापस भेज दिया गया। यानी कल आधी रात के बाद तारीख तब्दील हो चुकी थी, उनको वापस भेज दिया गया। उनके मुताबिक ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा किया गया, बड़े अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की गई और उनको वापस भेज दिया गया। ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी पैराडाइम में शिफ्ट आएगा या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब इस सेगमेंट के लिए। लेकिन पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कमल, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ ही आती हूं। आज एक मूसलाधार किस्म की जो है वो बौछार की गई, अटैक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। यहां तक कह दिया कि आप वो जो डोनाल्ड ट्रंप से बात करके आए थे कि जी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुसालहत करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो मुसालहत सामने खुलकर आ रही है। बेसिकली कश्मीर दुश्मन हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इतना बड़ा इल्जाम लगना, इस इल्जाम को कैसे धोएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनीका। एक मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यहाँ पे खसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोच रही, पूरा खंबा ही तोड़ के साइड पे फेंकने की कोशिश कर रही है। मैं इनको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, जो लीडरान बैठे हुए थे मुस्लिम लीग नून के और मुस्तकिल रो रहे थे और पिछले 5 दिन से रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप USA में इलेक्शन हार चुके हुए हैं और वो साइडलाइन हो चुके हुए और वहां पे नई हुकूमत आ चुकी हुई है। तो प्लीज थोड़ा सा, अगर इतनी छोटी बात है, इसको तो कम से कम अपने आप डायरी में लिख लें कि जो शख्स खुद वहां पे हार गया है उसका एजेंडा चलेगा या जो नई हुकूमत बैठी हुई है जिससे आप लोगों के बड़े ताल्लुकात भी रहे हैं वो चलाएंगे एजेंडा। और जहां सिक्योरिटी के इश्यूज है वहां पे सिपा सालार
DGI-SI और हाई लेवल की जो पॉलिटिकल हमारी रिप्रेजेंटेशन है, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वो सब बैठते हैं और अपनी जो हमारी आवाम की और अपने मुल्क की जो बेहतरी में चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं और उस पर बात करते हैं। और इनमें से 2 हज़रात जो हैं वो सिक्योरिटी की मीटिंग में भी मौजूद थे, जिसमें सिपा सालार ने और DGI ने पूरी इंफॉर्मेशन भी दी थी और ब्रीफ भी किया था। और जाहिर है वो एक इन कैमरा सेशन था, मैं उसका हिस्सा थी, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन जो ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की और जो इल्ज़ामात लगाए वो अफसोसनाक हैं। प्रॉब्लम ये है कि हार जाते हैं मगर हार मानते नहीं हैं। अगर धांधली के लेकिन आपको भी तो यही कह सकते हैं कि आप हार गए थे 2013 में लेकिन हम माने नहीं थे, अब आपकी बारी आई है तो फिर या तो इलेक्शन के इस्लाहात करें या फिर हल्के खोल दें। कह रहे हैं हल्के भी नहीं खोल रहे आप लोग। मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट दीजिए जी। देखिए, हम हार गए थे और हार मानी भी थी, लेकिन हमने ये कहा था और हमारे साथ तमाम ने ये कहा था, समेत जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने भी ये कहा था कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और हमने 4 हल्के खोलने की बात की थी जिसको डिले किया गया था। हमने कतन ये नहीं किया था कि उस वक्त नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे तो उनको स्पीच ना करने दी हो। 1 साल तक असेंबली में कोई ऐसे वारदातें नहीं की थी जैसी हमारे साथ होती रही हैं। तो ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो PTI में तो मौजूद है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने वाले और स्पोर्ट्समैनशिप रखने वाला लीडर है हमारा और उसने हमारी ये ट्रेनिंग की हुई है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि धांधली का रोना रोते हैं, धांधली खत्म करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करो तो उस पर भी रोते हैं। 2006 में जो इन्होंने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके उसके 23वीं शिक में खुद लिखा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, दोनों भाग गए, आज तक नहीं उस पे आए। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरा, जहां तक इन्होंने सिक्योरिटी की रिस्क बात की और जो आलमी साजिशों की बात की, मैं माजरत के साथ सवाल करना चाहती हूं कि पाकिस्तान को ब्रोथल कहने वाले, मेरी सरजमीन को, आप सबकी सरजमीन को, मेरी माँ को गाली देने वाले से नवाज शरीफ साहब जाके क्यों उनको बुला बुला के मुलाकातें करके और उनकी मेहमान नवाजियां कर रहे थे, जो रॉ के सपोर्टेड है, अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मोहिब, जिससे पाकिस्तान ने मई 2021 के तीसरे महीने से हर तरह की स्टेट ने उनसे बातचीत खत्म की हुई है और उनकी बदजुबानी हर जगह मशहूर है। आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को और इंटरनेशनल जो मामलात है उनको फॉलो करती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतनी गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल की है कि अगर हमारे सामने आए तो हम इनके साथ क्या सलूक करें। राइट, आई वुडंट इवन लाइक टू रिपीट व्हाट दे सेड, इतनी गंदी जबान। गालियां दे, एक मिनट दे। हाँ, माफ कीजिए, उसके बाद आप उन्हें बुला के उनसे जो है बाहमी उमूर पे बातें कर रहे हैं, बाहमी उमूर पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपसे सवाल किया था कि क्या आपकी पूरी पार्टी को पता था, क्या शहबाज शरीफ जो सदर है पूरी पार्टी के और सिक्योरिटी की मीटिंग में भी बैठे हुए थे, जिनको पूरी ब्रीफिंग भी मिली थी, क्या उनको पता था? उनकी भी साथ बीच में रजा शामिल थी? ये हम सवाल पूछ रहे हैं। और यही जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ये भी उस मीटिंग में शामिल थे। क्या इन लोगों को पता था कि ये अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मोहिब जैसे लोग आपके जो पार्टी के मेन लीडर हैं, जिनको आप मानते हैं, नवाज शरीफ साहब से लंदन में जाके मुलाकातें करेंगे? राइट। तो आलमी साजिशें तो अब हो रही हैं और आप उनका हिस्सा। दूसरा, एक लास्ट सुन लीजिए, फारूक हैदर साहब से मैं कहूंगी कि काश आपने डिलीवर किया होता। आपकी नाअहली, नालायकी और निकम्मेपन की वजह से कश्मीर की जो बाशऊर अवाम है, जो पढ़ी लिखी अवाम है, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। और ये बात आप देख लें कि पीपल्स पार्टी, इवन जो गैलप सर्वे आ रहा था उसमें उनकी कम शो हो रही थी सीट्स, लेकिन जब उन्होंने जीती हैं तो जितनी रिफ्लेक्ट हुई थी उससे ज्यादा जीत ली हैं। और वजह क्या है? वजह इनकम्बेंसी इफेक्ट है। आप वहां पे लोगों से सलाम दुआ तो करते रहे होंगे, लेकिन आपने काम नहीं किया। मैं वहां जाके रही हूं और वो हालात देख कर आई हूं। वहां पे इतने बुरे हालात हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, पानी तो है ही नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, और जो 2005 के जलजले के बाद से आज तक स्कूल नहीं है। आप बांडी कटाना, पटीका, लचराड़ में और लड़ियां, इन जगहों पे मैं खुद गई हूं जहां पे आज तक कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जा नहीं सकी है। और मुझे जरा ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है। चले, डिलीवरेंस की बात आती है तो वो अब आपकी बारी है डिलीवर करने की। मैं अली की तरफ भी जाना चाहूंगी। सुन ले, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं इतना कहूंगी कि मरियम बीबी ने कश्मीर कॉज पे बात ना करके सारा दिन इमरानोलॉजी, इमरान फोबिया पे वहां पे रोशनी डालने के बाद जो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से 2 दिन पहले मुलाकात की, दुश्मन ऐसे दुश्मनों से जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, उसकी वजह से अवाम ने, जो बाशऊर अवाम है कश्मीर की और हर चीज पे नजर रखती है, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। अब इसको माने और अपने ऊपर जो है थोड़ा सा अपना जायजा लें
पाकिस्तान तहरीके spirit इंसाफ दिखाएं। 26 सीटों से जीती है, आप लोगों की 6 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही थी। आज मेजर लीडरशिप और सीनियर लीडरशिप बैठकर ये बात कर रही है कि बेसिकली ये पाकिस्तान मुखालिफ और कश्मीर मुखालिफ एजेंडा था, उसको इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने शुरू कर दिया। दिस सीम्स लाइक अ डेजा वू इफेक्ट टू मी। किसी जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये कहा जाता था कि जी मोदी के यार हैं, आज भी आप लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट तो दिया जा रहा है, अब दूसरा उल्टा आप लोग भी गद्दारी का सर्टिफिकेट देने लगे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। हमारी सियासत इसी विशिष्ट सर्कल से निकल भी सकेगी या नहीं निकल सकेगी? आज जो इल्जामात लगाए हैं कश्मीर मुखालिफ होने के, दीज आर वेरी सीरियस इल्जामात, जिनके ऊपर कोई भी आम शख्स भी सोचेगा कि आपके पास इसके कोई सबूत भी हैं या हवा में बात की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका, आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे याद किया। मैं आपके सवाल पे और इस खामखा की बहस में आने से पहले अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपने एक नया चैनल ज्वाइन किया है। मैं ये उम्मीद रखूँगा जिस तरह से आपने पहले एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग की है, उसी तरह आप इस ट्रेडिशन को आगे कैरी करेंगी और GTV के लिए एक अच्छी एडिशन साबित होंगी। अब देखें, 3-4 यहाँ पे बातें हुई हैं, मैं एक एक करके कोशिश करता हूँ कि उनका जवाब दे दूँ, और आप बिल्कुल अगर मैं कुछ मिस आउट करूँ तो वहाँ पे मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जहां तक जनरल इलेक्शन 2013 की बात है और वो 35 पंक्चर की स्टोरी है, मेरे ख्याल से उसको तो अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम शायद भूल जाते हैं कि जस्टिस नासिर अल मुल्क का कमीशन एक बना था जिसने वो सारी की सारी चीजों की जांच पड़ताल कर ली थी और उसके बाद बताया था कि कोई इस किस्म की मेजर वहां पे डिस्क्रिपेंसी या कोई वहां पे इरेगुलरिटी नहीं आई थी। ठीक है ना जी, यहां तक तो मामला क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इन्होंने कहा कि जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जी ये क्योंकि हार गए हैं और ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी, तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जरा एक सेकंड के लिए ये भी सोच लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो यहाँ पे ढोल बजा रही है कि पता नहीं उनको कितना बड़ा मैंडेट मिल गया है, उनके पास शायद 6 से 6.5 लाख वोट मेरे ख्याल से उनके फेवर में कास्ट हुए हैं। इसके मुकाबले के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 5 लाख वोट है मेरे ख्याल से जो लोगों ने उनको कास्ट किए हैं, और 3.5 लाख वोट पीपल्स पार्टी को कास्ट हुआ है। तो आप इन दोनों जो अपोजिशन की बड़ी जमातें, मैं अभी बाकी पार्टीज की तरफ तो आ ही नहीं रहा, उनका वोट ऐड कर लें तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कहीं ज्यादा है। तो कम से कम कुछ ह्यूमिलिटी और कुछ उसके अंदर कोई अपनी मियाना रवि तो अपनी गुफ्तगू के अंदर कर लेना कोई हालात को देखते हुए, पर शायद वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डीएनए में नहीं है, तो अब मैं उसका अब क्या कर सकता हूं। अच्छा, अब जो बात हुई, एक तो था कि आपने बात की कि जी कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर क्या मामला थे और हमारी ग्रीवेंसेस क्या थी, और दूसरी बात इन्होंने की कि जी के वहां पे कश्मीर की कॉज को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमारे लीडर्स बार बार ये बात करें, और इन्होंने एक और बात कर दी वो अफगान NSA से जो मुलाकात हुई थी। तो हम इलेक्शन से पहले शुरू हो जाते हैं। देखें, मैं अनीका, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, हमने इकट्ठे वो नेशनल सिक्योरिटी की वर्कशॉप भी की है। अगर हमारे पास अगर कोई ऐसी, देखें मैं तो इस चीज का सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं कि आज हम बैठ के यहां पे एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बजाय हम यहां पे बैठ के एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 50-60 साल के अंदर यहां पे इलेक्शन का जो निजाम है उसको ठीक नहीं कर सके, और सिर्फ इसलिए कि हमारी छोटी छोटी अना है। जी मैं आ रहा हूं। देखें जी, उसके ऊपर बात इस तरह से है कि अगर सूरत हाल ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती, अगर हमने वहां पे जो इलेक्शन कमीशन ने अपना जाब्ता इशू किया था, अगर हम उस जाब्ते को इस तरह से उसके पड़खचे ना उड़ा देते, उसके ऊपर भी मैं आपको इंस्टेंसेस के ऊपर आ जाता हूं कि जी क्या हमारी ग्रीवेंसेस हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो लोगों का मैंडेट था, जो आपको फर्क जलसों के अंदर शक्ल के अंदर, जलसों के अंदर लोगों की अटेंडेंस की शक्ल के अंदर नजर आया, क्या वो आपको इलेक्टोरल रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वो ब्रॉडली जो बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा था। अब आ जाए कि जी इलेक्शन के जाब्ते की किस तरह खिलाफ वर्जी हुई। मुझे आप एक छोटी सी बात का जवाब दे दें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने वहां पे जाके जो ये जो तकरीर की थी अल मशहूर, पहले दिन जब वो वहां पे आजाद जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और कहा था जो बंदा 1 वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में देगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड दूंगा, जिसको इमरान खान साहब सियासी रिश्वत कहते थे। क्या हमने
ने नहीं देखा, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया। उसके बाद जब वो पैसों के लिफाफे वोटरों को देते हुए बांटते हुए टीवी की स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हुए तो इलेक्शन कमीशन उठा, उसने कहा कि जी इस आदमी को जो यहां पे नफरतें बखेर रहा है इसको उठा के आजाद जम्मू कश्मीर बदर करो। तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जो इस मुल्क के अंदर इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के उनको अगले दिन जलसे के ऊपर आजाद कश्मीर नहीं लेके आगे। वहां पे जब वो इसी तरह दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर भी हुई, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगी। अब मैं अब इससे आगे बढ़ना चाहूंगी और इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़े मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूंगी। ब्रेक के बाद एक कॉल दी है फवाद चौधरी साहब ने, वो कॉल पर क्या करेगी ऑपोजिशन, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन एक दूसरे को हुब्बुल वतनी या गैर हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट तो दे रही हैं, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आज फवाद चौधरी ने किया। अली मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, उसके बाद फिर मैंने कमल से भी इसका जवाब लेना है कि क्या हुकूमत इस बारे में सीरियस है या नहीं। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि हम लोगों को सर्टन पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, ऑपोजिशन हो हुकूमत हो, जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा और हर इंतखाबात के बाद ये सदा बुलंद होगी कि जी धांधली हो गई और गड़बड़ हो गई। तो क्या ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत तैयार है। देखें अनीका, मुझे पहले मैं कि अपने सेगमेंट में जो पहले आपके जवाब दे रहा था उसको कंप्लीट कर दूं, तो मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि ज़ाब्ते को किस तरह से फ्लाउट किया गया। आज की हुकूमत जो कहती थी मैं इदारों को मजबूत करना चाहती हूं, उसके बाद हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर डाल के उनकी वफादारियां चेंज करवाई गई, पैसे का जो वहां पे इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इलेक्शन के दिन आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की तस्वीरें मीडिया के ऊपर चलती रही कि पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े हुए हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो एक और वजीर उनकी तस्वीरें चलती रही। उसके बाद आपने जो देखा कि जी इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो गया उसके बाद वोटर लिस्टों के अंदर अदोबदल करते रहे। कभी आपने ये चीजें होती हुई देखी हैं? इसके बाद बैलेट बॉक्स आपने देखा इलेक्शन की गिनती के बाद पीटीआई की ब्रांडेड गाड़ियों के अंदर मूव हो रहे थे। आपने ये देखा कि जंगलों के अंदर से आपके इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर मिल रहे हैं जिसके ऊपर शेर की मोहर लगी हुई है। तो अगर हम ये चीज डिमांड करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को किसने डिसफंक्शनल किया और इलेक्शन कमीशन जो है एक आजादाना माहौल के अंदर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर ले, तहकीक कर ले, तो इसमें क्या नाजायज हमारी डिमांड है? ये तो इमरान खान साहब तो हर हल्का खोलने की हमारे पास यहां पे बात करते थे। आज उनके सामने जब फैसले करने का वक्त आया है तो जाके कभी एक इदारे के पीछे छुप जाते हैं, कभी किसी दूसरे इदारे के पीछे छुप जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है जिसकी तरफ मैंने आपसे शुरू में इशारा किया। अब गुजारिश ये जो फवाद चौधरी साहब के आप बयान की मुझे बात सुना रही है, देखें ये ख्वाहिश तो अच्छी है पर मुझे बताएं कि हम इतने बदकिस्मत हैं शायद कि जब हमारे मुल्क के ऊपर हमारी एग्जिस्टेंस भी चैलेंज होती है। आप मुझे बता दें 2 साल पहले अभिनंदन का वाकया हुआ, दुश्मन ने हमारे पे हमला कर दिया। उस वक्त सारी ऑपोजिशन की जमातें जो थी नेशनल असेंबली में आके बैठी कि आए वजीर आजम साहब हमें लीड करें, सारे सर्विसेज चीफ्स वहां पे मौजूद थे। आप मुझे बता दें कौन सी कुर्सी खाली थी? उसके बाद कश्मीर का वाकया हुआ, 370 की रेवोकेशन हुई, 35A का मसला आया। ऑपोजिशन ने क्या कोई शर्त रखी थी कि आए वजीर आजम साहब हमें लीड करें? एक बहुत अच्छी तकरीर की, उसके बाद ट्विटर के ऊपर और मोमबत्ती जला के हमने कश्मीर आजाद करवाना था। हमने उसके बाद प्रैक्टिकल क्या स्टेप लिया? आफ्टर ऑल ये मुकदमा जो है 5 क्या ऑपोजिशन और बिलखुसूस पीएमएलएन गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेगी? वो तो उन्होंने नहीं किया, वो तो सबके सामने है ना। आपको अगर देखें हमने तो हर मौके के ऊपर कहा है कि इस मुल्क की मुफाद के लिए जो चीजें आए इकट्ठे बैठ के बात करें। उसका हमें जवाब क्या मिला कि ये तो एनआरओ मांगते हैं, ये तो वो हैं जो चाहते हैं कि हमें फर्क किस्म की कंसेशन। देखें अनीका, एनआरओ मुझे पहले तो आप ये बता दें कि ये एनआरओ दे सकते हैं किसी को? जब मुकदमे रेफरेंसेस फाइल होकर अदालतों के अंदर चल रहे हैं तो ये रेफरेंसेस ये किस तरह से किसी को एनआरओ दे सकते हैं? मगर जो आपका सवाल है कि क्या वो माहौल इस तरह का होगा कि हम सारे इकट्ठे होकर इस मुल्क की मफाद के लिए चीजों को आगे बढ़ा सकें, तो उसके लिए वजीर आजम साहब को इदारों के पीछे से छुपना बंद करना पड़ेगा। इदारों को जो अब्यूज वो करते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा हुआ है, राना सनाउल्लाह का केस तो देखें, अपने
فالخین کی زبان بندی کرنے کے لیے ہیروئن تو یہ ڈال چکے ہیں لوگوں کے اوپر, چور چور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تو ہمیں القابات دے چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کیا کریں؟ گزارش یہ ہے ان کو تھوڑی سی اپنی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو نفرتیں اور یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے ہیں اس کے بعد وہ خیر ابھی دونوں طرف سے بٹ رہے ہیں, ڈس اپوائنٹنگ ہے لیکن دونوں طرف سے ہو رہا ہے. لیکن کمل ایک بات اور ایک ڈیمانڈ جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ ڈیمانڈ تو ایک جائز ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہلکے کھول دیں اور ہلکے کھولنے کے بعد جو بھی معاملہ ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اینڈ اسپیشلی جب آپ یہ اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں کہ ہم ہر معاملے کو سالو کرنے کے لیے, اسپیشلی ملکی مفاد کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, تو پہلا قدم تو حکومت کو ہی لینا پڑے گا. اینڈ ان دیز سرکمسٹانسز ایسا لگتا ہے کہ پہلا قدم ہوگا ہی حلقوں کو کھلوانا. کیا حکومت یہ کرنے کو, یہ پہلا قدم لینے کو تیار ہے یا پہلا قدم بھی اپوزیشن سے ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ انیکا میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں جو یہاں باتیں کہی گئی ہیں اس کو. دیکھیں ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے کا اگر معاملہ ہوگا تو سیالکوٹ کا جو جلسہ کیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن جو کشمیر کا ہے اس کی طرف سے جو کیمپین کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کیا گیا, اور اس پہ نوٹسز بھی بھجوائے گئے. اور جہاں تک اداروں کو مستحکم کرنے کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو اداروں کے نمائندے ہیں خاص طور پہ جو وردی میں ہوتے ہیں ان کی وردیوں پہ ہاتھ ڈالنے والے ہمارے میں سے کوئی نہیں تھے, عطا تارڑ صاحب تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں, جبکہ کشمیر میں لیجسلیٹو اسمبلی بنتی ہے, اور وہاں کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ضابطہ اخلاق ایکٹ اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر جیسے اب کل سیالکوٹ میں اگر الیکشن ہے پی 38 کا تو وہاں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا, لیکن کشمیر کے لیے ایسے معاملات نہیں تھے. تو یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی. اور جہاں تک آپ نے انہوں نے پیسوں کی بات کی تو جو جلسوں میں پیسے پھینکے گئے تھے وہ تو انفارچونیٹلی نون لیگ کا جلسہ تھا. دو غلطیاں یا دو غلط حرکتیں. ٹھیک کہہ رہی ہے انیکا, مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا. میں صرف اتنا بتا دوں کہ دیکھیں جہاں تک یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کی بات ہے, غدار وطن ہونے کی یا کچھ ہے, تو فیکٹس پہ اگر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور جو معاملات فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے مراد الیکشن ریفارمز ہے. الیکٹورل ریفارمز میں جب تک آپ ایک میکنزم پہ آئیں گے نہیں, اور وہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب ابھی سپیچ کی تب بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ای وی ایم کی بات کی گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین, تو انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی پروسیس ہے یا کوئی اور میکنزم ہے تو آئیں, میں تو اس کو ماننے کے لیے یا اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں سے کوئی اپروچ ہوئی ہے یا یہ آگے بڑھے ہیں. جہاں تک انہوں نے میٹنگز کی بات کی, ابھی یہ سیکیورٹی کی جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی وہاں پر بلاول صاحب نے یہ ایشو اٹھایا یا یہ پوائنٹ ریز کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب اس میں کیوں نہیں شامل ہوئے, جس پر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے وہاں اناؤنس بھی کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, چیئر کر رہے تھے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اس میٹنگ کو, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو ہیں سیکٹری نیشنل اسمبلی. اور یہ پریس ریلیز انہوں نے نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ڈالی, آپ دیکھ لیں کہ ان تک یہ ریزرویشن جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے گئی تھی کہ اگر وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے. ایک منٹ سن لیں انیکا, سن لیجئے نا, میں آپ کو اپنے پہلے قدم ہی بتا رہی ہوں, پہلا دوسرا تیسرا 10واں بھی اٹھا بیٹھے, لیکن جو معاملات جو یہ اٹھا رہے تھے میں اسی کا جواب دے رہی ہوں کہ وہ پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے لوگوں نے یہ ریزرویشن اٹھائی کہ اگر وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آئیں گے تو ہم یہاں سے بائیک آؤٹ کر کے اس میٹنگ میں ہم نہیں آئیں گے. تو وزیر اعظم نے پریفر کیا کہ ان لوگوں تک یہ ساری بریفنگ پہنچنی چاہیے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہمارے ایکسٹرنل چیلنجز ہیں اس وقت, جو بارڈرز پہ اس وقت ٹینشن ہے, ایسٹرن بارڈر پہ بھی ویسٹرن پہ, اس میں ان کو سٹیک ہولڈرز کو پتہ ہونا چاہیے. رائٹ, تو یہ باتیں اگر آپ کے باتیں اور آپ کے اعمال آپس میں میچ نہیں کرتے تو اس کو میچ کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات آج نہیں بارہا کہی ہے. ویری کوئکلی میں علی کا بھی رسپانس لے لوں, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ویری کوئکلی مجھے رسپانس لینے دیں, پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. سامنے نہ لائیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ اگر رسپانسبل پارلیمنٹیرین ہیں جیسے یہ علی پرویز صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں, تو جب نیشنل سیکیورٹی کے ایجنڈا ہو تو وہ ہماری ذاتوں سے اب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, علی کوئکلی رسپانس کریں, اس کے بعد پھر مجھے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. جی بالکل, دیکھیں میں صرف گزارش اتنی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیالکوٹ کے اندر آج وہ کل آپ دیکھیں گی ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ جو جلسہ ہوا تھا اس الیکشن کی وجہ سے وہاں پہ مریم صاحبہ کا پروگرام تھا اور وہاں پہ اس
ज़िमनी इलेक्शन के लिए उन्होंने जलसा चले। किया तो कोई ज़ाब्ते की Got the खिलाफवर्जी नहीं point, got the हुई, point. हम उसका जवाब दे देंगे। वक्त खत्म हो गया। अली थैंक यू सो मच। साहब अली परवेज मलिक साहब, कमल शौसफ साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ज्वाइन किया। अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद कुछ सिक्योरिटी मामला जो पाकिस्तान के लिए बेखुसूस अपने हमसाये के अंदर जो चीजें ब्रू हो रही हैं, जो तूफान बपा हो रहा है, उसको किस तरीके से संभालना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन पाकिस्तानी सियासत से भी ज्यादा जरूरी इस मौके के ऊपर और इस वक्त वो सूरत हाल है जो अफगानिस्तान में पैदा हो रही है और मुसलसल बदतरी की तरफ जाते हुए लग रही है। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान फिलहाल अफगान तालिबान के कब्जे में है और ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान से तकरीबन 46 सोल्जर्स और ऑफिसर्स पाकिस्तान में उन्होंने क्रॉस किया। पाकिस्तान ने उनको बड़े हिफाजत और बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी के बाद वापस अफगानिस्तान भेज दिया उनके असलहे समेत। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए। जनरल साहब, तब्दीली तो हमारे हमसाये के अंदर इस तरह से आ गई कि शायद वो अनवांटेड तब्दीली थी, और ये जो तब्दीली आ रही है ये पाकिस्तान में किस तरीके से इम्पैक्ट लेकर आएगी, कंसिडरिंग कि अफगान हुकूमत, काबुल हुकूमत इस वक्त तमाम अफगानिस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो ग्रैस्प है, जो ग्रिप है, उसकी लूज होती चली जा रही है। देखिए, जहां तक तो अफगान हुकूमत का ताल्लुक है, उनको पहले ही अपना पता होना चाहिए था कि जब अमेरिका ने दोहा में डायलॉग शुरू किए उस वक्त इस हुकूमत का कहीं नामो निशान वहां पे नहीं था। अमेरिका ने तालिबान को एक पॉलिटिकल एक्सेप्शंस भी दे दी, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज भी करवा दिया, लेकिन अफगान गवर्नमेंट का बंदा वहां पे मौजूद नहीं था। उसके बाद जो कुछ भी होता रहा वो हमारे सबके सामने है। तो जहां तक तो अफगान हुकूमत का ताल्लुक है, उसको अपने मेरा ख्याल है पोजीशन बड़ी क्लियर हो गई है। और अब भी जो पिछले दिनों खबर आई है कि भाई अमेरिका ने सपोर्ट किया है उनकी फोर्सेस को, कहीं वो उसको ठीक मान रहे हैं, लेकिन कुछ काफी हद तक उन्होंने उसको डिनाई भी किया है कि अमेरिका ने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन एक बड़ी चीज जो मुझे मेरे लिए परेशान को नहीं है वो ये है कि हमें ये बड़ा क्लियर है कि अफगानिस्तान अगर अनस्टेबल है तो पाकिस्तान में भी मसाइल बनेंगे इसमें, लेकिन हमें शायद ये क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान को अनस्टेबल रखा जा रहा है, रखा जाएगा, और ये दिस विल ट्रैवल टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की कंटिन्यूटी जो है ये एक मसला है और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये एक मसला है। और इसमें वो इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि लेड बाय द अमेरिकन द फ्री वर्ल्ड वो कभी ये नहीं चाहेगी कि इस खित्ते से अगर अफगानिस्तान से निकल गए तो एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, या वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंसर्न, या फर्स्ट वर्ल्ड इज कंसर्न, वो ये खिता रूस और चीन के हवाले कर जाएंगे इसमें। उसके बाद इसमें इंग्रेस करना उनकी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर व्हाट नेक्स्ट साहब? दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोगों को ये खदशा है कि अफगानिस्तान से निकलना जंग खत्म करने की तरफ नहीं बल्कि एक और जंग शुरू करने की तरफ अमेरिका का एक कदम हो सकता है। तो फिर इस रीजन में कौन सा टारगेट आपको लगता है अब अमेरिका जिसकी तरफ आए कर रहा है, जिसकी तरफ नजर गाड़े हुए है? देखिए, अमेरिका इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए खित्ते में तो मौजूद है, भारत में मौजूद है, अक्रॉस आवर सीज वहां मौजूद है, कतर में बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी प्रेजेंस है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अभी तक उसने इट इज नॉट गिवन अप एज सच, तो वहां पर ही मौजूद है। उसकी सी पावर और उसकी जो एयर पावर है उसके मुकाबले में तो अभी तक शायद ही कोई और ताकत सामने आ सके। तो उसका जो द कैपेसिटी फॉर द मिस्चीफ अमेरिका की हमेशा रही है इस खित्ते में, और फिर सिर्फ अमेरिकन की फौज वापस गई है। व्हाट अबाउट दोस कॉन्ट्रैक्टर्स? आज तक पता नहीं चला वो कहाँ पे हैं, इनके वो क्या कर रहे हैं, किधर गए हैं उनके, और वो सिर्फ वहां पे अफगानिस्तान में काम नहीं कर रहे, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बाकी जगह भी काम कर रहे हैं वो, और कुछ हद तक मेरा ख्याल पाकिस्तान में मौजूद होंगे कहीं ना कहीं। तो ये तो उनका तरीकाकार है, और ये वो आज से नहीं बड़े अरसे से आजमा रहे हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल। पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राइट, क्विकली अनदर क्वेश्चन। पीस प्रोसेस, जब अफगान पीस प्रोसेस चल रहा था तो पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट की कि अफगानिस्तान में किसी तरीके से अमन आ जाए, लेकिन वहां भी स्पॉयलर्स मौजूद थे। और अगर एक रीजनल स्पॉयलर की ओवरऑल बात करें तो भारत एक रीजनल स्पॉयलर के तौर पर बड़े अरसे से काम कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भी अमन ना आने देने में भारत का भी एक किरदार रहा है। अगर आइडियली
तमाम के तमाम मेंबर्स, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाते हैं बात करने के लिए अफगानिस्तान में, तो भारत की तरफ से इस डर से कि कहीं वो ग्रिप जो कि अफगानिस्तान में कायम किए हुए है वो लूज ना कर दे, कोई स्पॉइलर फिर आ सकता है? डेफिनेटली। देखिए, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और भारत ये एक लाइन पे सोच रहे हैं। इस लाइन पे भारत को बहुत बड़ा ये झटका लगेगा अगर ये पीस प्रोसेस शुरू हो जाएगा और भारत उस लेवल पे नहीं होगा। ये तो भारत को अपने आप को बीच में इंक्लूड कराने के लिए बहुत एफर्ट्स लगी हुई है उसकी। अगर ये हो जाता है, शायद वो टेम्परेरीली कुछ मामला सेट हो जाएं। एंड पाकिस्तान फ्रैंकली स्पीकिंग टू द एक्सटेंट कि अगर भारत को, जिस तालिबान कह रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट को भी यकीन होना चाहिए कि वो अपनी जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देते, तो देन अफगानिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इतना ज्यादा उस पर एतराज नहीं होगा। बट अफगान द इंडियन प्रेजेंस इन द वे दैट इट वाज, वो पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। शायद दैट मे बी द स्टिकिंग पॉइंट जिस पे नेगोशिएशंस का मसला इस वक्त भी कहीं अड़ा हुआ है। राइट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाज़रीन, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो तब्दीलियां हम देख रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं डायनामिक्स के अंदर, डेमोग्राफिकली हम बहुत सारी चेंजेस देख रहे हैं। आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है, काबुल की हुकूमत सुकड़ती चली जा रही है, लेकिन मामलात लफ्जी जंग के साथ साथ फिजिकल जंग भी बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान में जारी है। तो इस हवाले से तो यकीनन पाकिस्तान यही दुआ करता है कि वो हो जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसके बैकलैश से और ओवरस्पिल से बचाने के लिए हमें यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, फौरी तौर पर ज़रूरत है। और उसके लिए अगर हुकूमत ने ये एक स्टेटमेंट दी है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, बहुत सारे मामलात पर हुकूमत ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, तो ऑपोजिशन को भी एक कदम उठाना पड़ेगा और हुकूमत को भी मैलिएबल होना पड़ेगा, थोड़ा बेंड होकर आगे झुक कर आगे बढ़ना पड़ेगा ऑपोजिशन के साथ, ताकि हम वो वाली सूरत हाल जो हम आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले बर्दाश्त कर रहे थे वो ना करें। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इसी पॉइंट के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।